हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का डीएससी 8 का सब्जेक्ट और बीए प्रोग्राम का डीएससी 5 का माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की एंसेंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सेकंड यूनिट के इस लेक्चर सीरीज में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मनुस्मृति वर्तमान संदर्भ में अध्ययन की प्रासंगिकता को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे ग्रंथ की जिसने समाज, धर्म और राजनीति इन तीनों को ही गहराई से प्रभावित किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनुस्मृति की। लेकिन सवाल है, क्या ये आज भी प्रासंगिक है? तो चलिए जानते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत भी हम हमारे एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय में देखेंगे, मनुस्मृति प्राचीन भारत का एक प्रमुख धर्मशास्त्र है जिसे ऋषि मुनि मनु द्वारा रचित माना जाता है। तो स्टूडेंट, जो मनुस्मृति है उसको प्राचीन भारत का एक प्रमुख धर्मशास्त्र माना जाता है और कहा जाता है कि इसे ऋषि मनु ने रचा था। इसमें धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक नियमों का संकलन है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि समाज और राज्य के संचालन का भी मार्गदर्शक रहा है। तो जो हमारा मनुस्मृति है, इसमें धार्मिक, सामाजिक और नैतिक राजनीतिक नियमों का संकलन किया गया था। यानी यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं था बल्कि समाज और राज्य संचालन का मार्गदर्शन भी था। वर्तमान में इसे आलोचना और पुनर्व्याख्या दोनों दृष्टियों से देखा जाता है। तो जो आज का समय है, इसमें लोग इसे दो तरह से देखते हैं। कुछ इसे परंपरा और आदर्श का मार्गदर्शक मानते हैं और वहीं कुछ इसकी आलोचना करते हैं कि इसने असमानता को बढ़ावा दिया है। तो अब समझते हैं इसके अंदर आखिर है क्या। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मनुस्मृति पर आधारित विभिन्न पाठों का विश्लेषण। तो मनुस्मृति के कई संस्करण और टीकाएं समय समय पर लिखी गई है। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया। तो स्टूडेंट, जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति की कई शताब्दियों में अलग अलग टीका और संस्करण लिखे गए थे। हर विद्वान ने इसे अपनी दृष्टि से समझा है। तो उसमें देख लेते हैं। कुछ ने इसे आदर्श समाज का मार्गदर्शन माना, कुछ ने इसे सामाजिक असमानताओं का आधार बताकर आलोचना की। तो जो कुछ विद्वान थे उन्होंने तो इसे आदर्श समाज का मार्गदर्शन बता दिया, तो कुछ ने कहा था कि यह जातिगत असमानता और भेदभाव का आधार भी है। आधुनिक विद्वान इसे ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखते हैं, जिससे प्राचीन भारत की राजनीतिक सामाजिक संरचना को समझा जा सकता है। तो जो हमारे आज के विद्वान हैं या जो हमारे आधुनिक विद्वान रहे हैं, वे इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज मानते हैं, जिससे हम प्राचीन भारत की राजनीति और समाज की संरचना को समझ सकते हैं। यानी जो मनुस्मृति है वो एक ऐसा आईना है जो हमें दिखाती है कि उस समय समाज किस तरह संगठित था। तो यही था हमारा मनुस्मृति पर आधारित विभिन्न पाठों का विश्लेषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मनु का राजनीतिक चिंतन। तो इसमें भी हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है राज्य की उत्पत्ति का दैव्य सिद्धांत। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ऋषि मनु जी है। तो मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर्य है। जब समाज में अराजकता फैलती है तो ईश्वर एक राजा को नियुक्त करता है। राजा का काम है धर्म की रक्षा और न्याय करना। तो जो ऋषि मनु है वे कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर्य है। जब भी समाज में अराजकता फैलेगी तो ईश्वर एक राजा नियुक्त करेगा और जो राजा होगा उसका काम यही रहेगा कि धर्म की रक्षा और न्याय करना। यानी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि भी ऋषि मनु ने कहा है। तो यही था हमारा राज्य की उत्पत्ति का दैव्य सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिद्धांत आता है वो हमारा आता है
सप्तांग राज्य संरचना का सिद्धांत। मनु के अनुसार राज्य 7 अंगों से मिलकर बना है। तो जो ऋषि मनु है उन्होंने राज्य को 7 अंगों वाला जीव कहा है, जिसमें हमारा सबसे पहला जो अंग आता है वो हमारा आता है स्वामी, जो कि राजा होता है, जो नेतृत्व करता है। सेकंड हमारा आता है अमात्य, जो भी मंत्री होती है, जो कि सलाह देते हैं। थर्ड हमारा आता है जनपद, जिसे हम प्रदेश कहते हैं, जो कि राज्य का भूभाग और जनता होती है। फोर्थ हमारा जो आता है वो दुर्ग आता है, अर्थात किला आता है, जो कि रक्षा के लिए होता है। फिफ्थ कोष खजाना होता है, जो कि आर्थिक संसाधन होता है। बल सेना यानी जो सुरक्षा के लिए होती है। सेवंथ मित्र राज्य, जो सहयोग और समर्थन के लिए होते हैं। तो ये जो सभी अंग है, ये सभी अंग मिलकर राज्य को जीवित और मजबूत बनाते हैं। बिना इनमें से किसी के जो राज्य है वो अधूरा रह जाता है। अगर किसी राज्य में कोई भी एक इनमें से कोई एक अंग ना हो तो वो जो राज्य है वो राज्य अधूरा कहलाएगा। तो यही था सप्तांग राज्य संरचना का सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्य गतिविधि की सीमाएं। इसमें हम देखते हैं राजा को धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए, उसकी शक्ति कानून और नैतिकता से सीमित होती है। तो जो ऋषि मनु है उनका मानना था कि जो राजा है उसको धर्म के अनुसार शासन करेगा और उसकी जो शक्ति होगी वो कानून और नैतिकता से सीमित होगी। तो यही राज्य गतिविधि की सीमाएं हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्या राजा निरंकुश हो सकता है। मनु के अनुसार राजा निरंकुश नहीं हो सकता, वह जनता और धर्म के प्रति उत्तरदायी है। तो जो ऋषि मनु है वे कहते हैं कि राजा कभी निरंकुश नहीं हो सकता, वह जनता और धर्म दोनों के लिए उत्तरदायी है। यदि राजा धर्म के विरुद्ध कार्य करता है तो वह अपनी वैधता खो देता है। तो अगर राजा धर्म के विरुद्ध जाता है तो उसकी जो वैधता है वो खो जाती है, और यही बात हमें लोकतंत्र की झलक भी दिखाती है। तो क्या राजा निरंकुश हो सकता है? तो राजा निरंकुश नहीं हो सकता ऋषि मनु के अनुसार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मनु का सामाजिक दर्शन। तो इसमें भी हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है सामाजिक विधि संहिता। मनु ने जीवन के हर क्षेत्र के लिए नियम बनाए, विवाह, संपत्ति, दंड, उत्तराधिकार। तो जो मनु थे उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र के लिए नियम बनाए थे, कानून बनाए थे, जैसे कि विवाह हो गई, संपत्ति हो गई, उत्तराधिकार हो गई। इन सभी के लिए जो ऋषि मनु है उन्होंने नियम बनाए थे। इनका उद्देश्य था कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखी जाए। तो इनका उद्देश्य यही रहा कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो बनी रहे, इसलिए मनु ने जो नियम थे वे बनाए। यही था हमारा सामाजिक विधि संहिता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है न्याय की अवधारणा। तो न्याय धर्म पर आधारित होना चाहिए, राजा को निष्पक्ष और समान न्याय देना चाहिए। तो जो हमारे ऋषि मनु है उन्होंने कहा न्याय हमेशा धर्म पर आधारित होना चाहिए और जो राजा है उसको बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष और समान न्याय देना चाहिए। तो यही थी हमारी न्याय की अवधारणा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वर्ण व्यवस्था। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। प्रत्येक के अधिकार और कर्तव्य तय थे। आधुनिक समय में इसे असमानता और भेदभाव का कारण मानकर आलोचना की जाती है। तो जो वर्ण व्यवस्था है, मनु ने समाज को 4 वर्णों में बांटा था। एक हमारा ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे शूद्र। तो जो हर वर्ण होता था उसका अपना अपना अधिकार और अपने अपने कर्तव्य होते थे। तो जो हमारा आज का समय, आधुनिक समय है, उसमें इसे असमानता और भेदभाव का कारण मानकर इसकी आलोचना करती है। लेकिन जो उस समय था, उस समय में यह समाज को संगठित करने का एक साधन था, जो कि आज के समय में एक हमारे भेदभाव और असमानता का कारण माना जाता है। तो यही थी हमारी वर्ण व्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मनु की आश्रम व्यवस्था। तो जीवन को 4 वर्णों में विभाजित। तो जो ऋषि मनु थे उन्होंने जीवन को 4 चरणों में बांटा। एक ब्रह्मचार्य जो कि शिक्षा का समय था, दूसरा गृहस्थ जो कि विवाह और परिवार का समय था, थर्ड वानप्रस्थ जिसमें सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर तपस्या का समय था, फोर्थ संन्यास जिसमें पूर्ण त्याग और मोक्ष की ओर जाने का समय था। तो यही जो 4 चरण थे जीवन के, उसको इन्होंने बताया। इससे व्यक्ति और समाज दोनों का संतुलन बना रहता था। तो यही थे मनु के आश्रम व्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मनु स्मृति और स्त्रियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मनु के स्त्री संबंधित विचार है उनको देख लेते हैं। मनु के अनुसार स्त्री को हमेशा पिता, पति या पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। तो जो ऋषि मनु थे उन्होंने कहा स्त्री हमेशा पिता, पति या पुत्र के संरक्षण में रहे। स्त्री शिक्षा और स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाई गई। यह दृष्टिकोण आधुनिक समय में स्त्री विरोधी माना जाता था, लेकिन उसे समय की सामाजिक संरचना में यह सामान्य था। जो आपका ये
दृष्टिकोण माना जाता है मनुस्मृति का, ये उस समय स्त्री विरोधी कहलाता था और इसकी आलोचना भी हुई। लेकिन जो उस समय की सामाजिक संरचना थी उसके आधार पर जो ये दृष्टिकोण था उसको सामान्य माना गया। यानी हमें इतिहास के संदर्भ में यह इसे समझना चाहिए। तो यही था हमारा स्त्री संबंधी विचार मनु के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देख लेते हैं, मनुस्मृति प्राचीन भारत की राजनीति और समाज की महत्वपूर्ण झलक देती है। तो स्टूडेंट, जो मनुस्मृति है वो हमें प्राचीन भारत की राजनीति और समाज की गहरी झलक देती है। भले ही आज इसके कुछ विचार अप्रासंगिक हो गए हो, लेकिन न्याय, धर्म पालन और उत्तरदायी शासन जैसे जो सिद्धांत है वे आज भी मूल्यवान है। वर्तमान संदर्भ में इसके कुछ विचार अप्रासंगिक हो चुके हैं, लेकिन न्याय, धर्म पालन और उत्तरदायी शासन के सिद्धांत आज भी मूल्यवान है। इसे समझते समय ऐतिहासिक संदर्भ और आधुनिक मूल्य दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। हम इसे पढ़ते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक तरफ यह प्राचीन व्यवस्था का आईना है, तो दूसरी तरफ यह आधुनिक समाज के लिए चेतावनी भी है कि असमानता और भेदभाव हमें आगे नहीं ले जा सकते। यानी जो मनुस्मृति है वो आज भी हमें यह सिखाती है कि राजनीति में धर्म, न्याय और उत्तरदायित्व सबसे जरूरी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा जो यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होता है और जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड है वो भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड में हमारी टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3। तो यही था आपका चैप्टर यूनिट नंबर सेकंड, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहे, जहां हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 को बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।